वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। आज मैं लाया हूँ क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की सेकंड वीडियो। पहली वीडियो में मैंने व्हाट इज चार्ज बता दिया था। आज सेकंड वीडियो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है एडिशन ऑफ चार्जेस। जैसे कि पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर जो भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उन सबको डायरेक्ट ऐड और डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट ऐड और डायरेक्ट रिमूव किया जा सकता है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब इस पर हम एडिटिविटी की बात करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, तो डायरेक्ट ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। अब अगर हम इन सब चार्जेस को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो हो जाएगा Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए इसी सिस्टम में चार्ज आ जाए +1 कूलम, +2 कूलम, -1 कूलम, ठीक है। इस सिस्टम में आपको बोले कि भाई इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या है, तो कैसे होगा? तो आप लिखेंगे Q नेट इज इक्वल टू +1 +2 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 कूलम। मतलब जो नेट चार्ज आ जाएगा वो 2 कूलम का जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, और सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ है नहीं। यही है भाई कि कोई भी सिस्टम है उसमें जो चार्जेस है उनको आप डायरेक्ट ऐड और डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो है क्वांटाइजेशन। ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल के व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरा समझिएगा। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए चीनी है, ठीक है। 1 किलो चीनी ऐसे कहीं पे लगी पड़ी हुई है, गिरी हुई है, और आपने क्या किया, चीनी 50 ग्राम के 20 पैकेट बना दिए, ठीक है। तो कहा जाए कि भाई साहब आपने चीनी को क्वांटाइज कर दिया, मतलब किसी भी चीज को फिक्स कर देना, ठीक है, पैकेट्स में या जो भी, तो उसी को क्वांटाइजेशन करते हैं। और यही जो कहानी है वो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है ना भाई, वो हमेशा क्वांटाइज रहता है। मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज क्वांटाइज, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो यहाँ पे फॉर्मूले में है कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो हमेशा इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब जो इंटीग्रल होते हैं, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, मतलब Q इज इक्वल टू एन। ये स्टेटमेंट इस फॉर्मूले के ऊपर है, ठीक है, कि भाई साहब चार्ज है Q। समझिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में जल्दी नहीं आती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चार्ज है Q और ये हमेशा एक इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब यहाँ पे n है, n क्या है, इंटीग्रल है। इंटीग्रल समझ सकते हैं आप, 0 +-1 +-2 डॉट डॉट, ये जिसको इंटीग्रल होता है मैथ का, वही वाला है, ठीक है। तो Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, n क्या है, एक इंटीग्रल हो सकता है जिसकी वैल्यू कुछ भी है यहाँ इसके अकॉर्डिंग, और जो E है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यही एक फॉर्मूला जिस स्टेटमेंट पे है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्वांटाइज है, और इस स्टेटमेंट से ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बन के आता है। कभी भी आप देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए अगर मुझे लिखना होगा Q इज इक्वल टू एन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 0 लिख सकता हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 के बाद में क्या लिख सकता हूँ, मैं +1 लिख सकता हूँ, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 1 के बाद दूसरा क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1.5 लिख सकता हूँ? क्या 0.5 यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, इंटीग्रल की वैल्यू नहीं है, नहीं लिख सकते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर लिख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर 4.5 तो भाई 1 2 3 कहाँ आ रहा है, ना प्लस में आ रहा है ना माइनस में आ रहा है, ये तो इंटीग्रल वाला ही नहीं हुआ ना। तो इस वजह से हम कभी भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी इसकी वैल्यू आप पॉइंट में, जैसे 2.5, 1.5, 3.1, कभी भी पॉइंट में आप इसको नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपका Q इज इक्वल टू एन ई, इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि कोई सिस्टम है, कितना चार्ज है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमारा हमेशा जो है क्वांटाइज रहता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ई, और इस स्टेटमेंट के बेस पे फॉर्मूला है कि हमारा भाई जो चार्ज है Q वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ई का, एन ई। एन क्या है, इंटीग्रल है, और एक किसका मल्टीपल है, ई का। और यहाँ पे जो एन है वो क्या होता है, इंटीग्रल होता है। जैसे 0 +1 -1 +2 -2 डॉट 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 ऐसे जाता है। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी जो चार्ज की है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो भी आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही सेम कहानी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ भी है। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो भी बेसिकली एक लॉ है। जैसे कि मास क्या है, जैसे मास कभी भी ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जो चार्ज है, अब चार्ज कहीं हवा में तो होता नहीं है, चार्ज भी बॉडी पे है और बॉडी का मास है। तो जो कहानी मास के साथ है वही कहानी चार्ज के साथ भी है। ये लॉ है। जैसे कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मैं अभी इस कमरे में हूँ, लेक्चर शुरू का दरवाजा बंद है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आप समझ सकते हैं कट ऑफ, मतलब बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये जो कमरा हो जाएगा ये हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, और मैं हूँ आइसोलेटेड बॉडी। जैसे समझिएगा, मान के चलिए एक सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में ये चार्ज है +1, और इस सिस्टम के आसपास और भी चार्जेस है, जैसे कि एक +1 का हो गया, एक कोई +2 का आ गया, और भी बहुत सारे हैं, पर इसका इन सबसे कोई नया गया नहीं है। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, और ये आइसोलेटेड बॉडी। उसी तरीके से कह रहा है कि जो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज can neither created nor destroyed, they can only transfer from one body to another। सेम कहानी वही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ एक बॉडी से अनदर बॉडी में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं इस लॉ के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी चार्ज की। जो चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब मैं सुनाता हूँ, इनवेरिएंट से आप ये समझिए, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि वेरिएंट क्या होता है। वेरिएंट का मतलब ये होता है चेंज, जो चीज चेंज हो सके, वेरिएंट का मतलब है। तो इनवेरिएंट हो गया, इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि जो चीज चेंज ना हो सके। ठीक है, समझ गए। वेरिएंट मतलब चेंज, और इनवेरिएंट का मतलब हो जाएगा कि जो चीज चेंज ना हो सके। जैसे कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डजंट चेंज व्हाटएवर बी इट्स स्पीड। ऐसे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई मास है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, तो अगर आप इसको लाइट की स्पीड से फेंकेंगे, जैसे मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है लाइट की स्पीड की हो गई। ठीक है, तो इसका जो मास होगा वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है m, ठीक है, और हमने उसको लाइट की स्पीड से थ्रो किया। ठीक है, तो उसका जो मास है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, जैसे कि +q चार्ज है, अगर हम इसको हम थ्रो करेंगे लाइट की स्पीड से, तो जो चार्ज है वही गिरेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही बात यहाँ पे समझाई गई है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डजंट चेंज व्हाटएवर बी इट्स स्पीड। मास अगर बॉडी को थ्रो कर रहे हैं लाइट की स्पीड से, तो उसका मास तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो चार्ज है वो वही का वही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवी प्रॉपर्टी चार्ज की। तो ये है पांचवी प्रॉपर्टी, ऑस्किलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ये जो है चार्ज की पांचवी प्रॉपर्टी, इसे मैं आपको सुनाता हूँ। मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, प्लस का,
ये चार्ज है, तो एक बार ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। फिर ये दोबारा चल गया 22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फिर ये चला 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आप ये देखेंगे जो चार्ज है ये ऑस्किलेट कर रहा है, तो जब भी ये चार्ज ऑस्किलेट करेगा तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। ये है पांचवी प्रॉपर्टी। और ये जो चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो रदरफोर्ड उन्होंने कहा था कि मान लीजिए हाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो वहां पे नील्स बोर आ गए और उन्होंने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और ये था ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और एक और बात बता दूं, जैसे ये चार्ज है ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और ऑस्किलेट कर रहा है, एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, लेकिन अगर यही सेम चार्ज स्ट्रेट लाइन में ना जाके सर्कुलर मोशन करे तो सर्कुलर मोशन में भी ये एस्केलेट करता है, क्योंकि जैसे ये चार्ज है, ठीक है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तब भी ये एस्केलेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंट्रल में जो है सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही है और इसी वजह से ये क्या करेगा, एस्केलेट करेगा और एनर्जी रेडिएट करेगा। तो चाहे स्ट्रेट लाइन की बात कर ले, चाहे सर्कुलर मोशन की बात कर ले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है।